हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के सेकंड वीडियो में आपका स्वागत है। यूनियन बजट पे बात करेंगे कि क्या अच्छी चीजें रही बजट में कंपेयर टू लास्ट ईयर के बजट से। एंड लाइक बेसिकली जो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन मार्केट के लिए है वो यही है कि इनकम टैक्स मिडिल क्लास के लिए थोड़ा सा रिलीफ मिला है। एंड इसी की हवा चल रही है मार्केट में कि हाँ, मतलब थोड़ा बेनिफिट मिला है। एंड निर्मला ताई ने थोड़ा सुन ली, सो थोड़े मीम्स कम बनेंगे और उनको ट्रेन में मेट्रो में जगह जरूर मिलेगी। सो ये सारी चीजों पे बात करेंगे हम। और मैं अच्छा खासा एक रिसर्च डॉक आपके लिए बना के लेके आया हूँ। सो पहले बात करेंगे कि इनकम टैक्स जो एक हाईलाइटेड पॉइंट है, तो इनकम टैक्स अराउंड 12 लाख तक के नो टैक्स लगने वाला है। जिसकी भी सैलरी 12 लाख तक के है प्लस 75 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, सो 12 लाख 75 तक के किसी को टैक्स नहीं लगने वाला है जिसकी भी सैलरी इसके बिलो या फिर यहाँ तक के आती है। बट जिसका भी सैलरी 12 लाख 75,000 प्लस 5 रुपीज या 10 रुपीज मे बी 5,000 या फिर उससे थोड़ा ज्यादा होता है, तो ऑब्वियसली उसको एक अच्छा खासा टैक्स भरना पड़ेगा। ओके, सो उन सारी चीजों पे बात करेंगे हम हमारे नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में। बट पहले बात करते हैं कि बजट में क्या चीजें अच्छी हुई है। सो सबसे पहला टॉपिक तो यही था कि टैक्स लिमिट लाइक 12.75 लाख तक के नो टैक्स। ओके, एंड सेकंड जो है फिजिकल डेफिसिट टारगेट थोड़ा कम किया गया है कंपेयर टू लास्ट ईयर। 4.8 लास्ट ईयर का था, इस साल 4.4 किया गया है। ये सही है कि टैक्स थोड़ा कम किया है तो टैक्स कलेक्शन थोड़ा कम होगा, तो उसके वजह से भी ये एक चीज इंपैक्ट होती है। एंड थोड़े कैपेक्स में एक्सपांशन किया गया है, थोड़ा लाइक कंट्री में लाइक एक इनोवेशन एंड डेवलपमेंट के लिए थोड़ा और पैसा फूका गया है, उसकी वजह से थोड़ा सा फिजिकल डेफिसिट होने वाला है। सो ये एक लाजमी चीज है। बट हाँ, एक अच्छी चीज भी है कि इकोनॉमी को थोड़ा इससे बूस्ट भी मिलेगा। ओके, सो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी थोड़ा सा बढ़ाया गया है मार्केट में, तो 10.18 ट्रिलियन से 11.21 ट्रिलियन किया गया है। सोशल वेलफेयर एंड एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा सपोर्ट दिया गया है। एंड आप देख सकते हैं कि किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड लाइक इंस्टेंट लोन एंड ऑल, ये सारी स्कीम्स चालू की जा रही है। प्राइम मिनिस्टर धान्य कृषि योजना, इन सारी चीजों पे फोकस किया जा रहा है। ओके, एंड 3 लाख से 5 लाख तक की लिमिट आपको क्रेडिट कार्ड पे मिलेगी, जो ये फार्मर्स के लिए बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में एमएसएमई और एंटरप्रेन्योरशिप जो भी करते हैं, जो बंदे नई नई चीजें चालू करना चाहते हैं, अपना खुद का बिजनेस चालू करना चाहते हैं, उनके लिए लिमिट एक्सपांशन किया गया है, जो कि है 5 करोड़ से 10 करोड़ तक। ओके, सो पहले प्रीवियसली 5 करोड़ था, इस साल उसको 10 करोड़ कर दिया गया है। एंड जो नया लाइक बिजनेस चालू करना चाहता है उसके लिए 5 लाख तक का एक नया स्कीम लॉन्च किया गया है। और मैक्स टू मैक्स 2 करोड़ तक का लोन उनको मिल सकता है। एंड नया इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन का एक बजट और एक प्लान चालू किया है गवर्नमेंट ने। सो जहाँ पे 50,000 अटल थिंकर लैब्स बनाई जाएगी गवर्नमेंट स्कूल्स में, जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। एंड उसके लिए भी एक बड़ा अमाउंट यहाँ पे दिया गया है बजट में। बट मोटा मोटी देखा जाए तो इन सारी चीजों का क्या इंपैक्ट रहेगा हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, हम ट्रेडर्स हैं, हम इन्वेस्टर्स हैं मार्केट में ट्रेड करने के लिए, तो हमारे लिए क्या इंपैक्टफुल रहेगा। सो ट्रेड एंड एक्सपोर्ट्स, ये सारी चीजें उतना ज्यादा हमारे काम का नहीं है। बट आप देख सकते हैं, मैं ये शीट वीडियो के नीचे मैं लिंक कर दूंगा। बट मेन चीजों पे फोकस करते हैं, तो मेन चीज जो रहेगी हमारे लिए वो है स्टॉक्स। कौन से स्टॉक्स पे हमें ध्यान देना है। तो इस बजट के हिसाब से कंज्यूमर गुड्स, क्योंकि इकोनॉमी को बूस्ट करने की बात की जा रही है, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर सबसे आगे रहेगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी, नेस्ले इंडिया और डाबर, ये 4 स्टॉक पे आप बहुत ज्यादा फोकस कर सकते हैं, क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत तगड़ा करने वाला है। उसके बाद में ऑटोमोबाइल्स के लिए एंड ईवी स्टॉक्स के लिए भी लाइक बूम करने के लिए, बूस्ट करने के लिए बजट में बहुत सारी बातें बोली गई है। तो आप ऑटोमोबाइल स्टॉक्स पे ध्यान दे सकते हैं, जैसे बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, मारुति सुजुकी। सो ये सारे स्टॉक्स के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी बहुत ज्यादा कैपेक्स अलॉट किया गया है, सो आप इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स पे भी ध्यान दे सकते हैं। मैंने कुछ स्टॉक्स यहाँ पे लिस्ट किए हुए हैं, आप देख सकते हैं, एल&टी, आईआरबी इंफ्रा, ये सारी चीजें। एंड सीमेंट सेक्टर पे भी आप फोकस कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट बैंकिंग सेक्टर्स, ऑब्वियसली लोगों के पैंट में पैसा बढ़ेगा तो बैंकिंग सेक्टर पे भी उसका प्रभाव दिखा जाएगा। एंड लोग ज्यादा लोन लेंगे एंड खर्चा भी ज्यादा करेंगे, सो आप बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, सो बड़े बैंक की तरफ आप फोकस जरूर कर सकते हैं। एंड डिफेंस एंड एरोस्पेस में भी बहुत अच्छा खासा पैसा अलोकेट हुआ है। सो आप एचएएल, भारत डायनामिक्स एंड अच्छे खासे स्टॉक्स पे जो डिफेंस सेक्टर्स को बिलोंग करते हैं, या फिर जिन स्टॉक की तरफ डिफेंस सेक्टर्स से रिलेटेड कंसाइनमेंट्स है, सो उन स्टॉक पे भी आप फोकस कर सकते हो। टेलीकॉम पे भी ध्यान दे सकते हैं आप, भारती एयरटेल एंड वोडाफोन आइडिया, जियो पे भी देख सकते हैं। सो ये स्टॉक मुझे लगता है कि साइक्लिक स्टॉक्स रहेंगे, इतना ज्यादा परफॉर्म नहीं करेंगे, बट हाँ इन पे भी आप ध्यान दे सकते हैं। उसके बाद में आपके लिए मैंने स्टॉक्स की लिस्ट लाई हुई है, आप ये एक्सेल शीट देख सकते हैं, जहां पे आपको प्रॉपर स्टॉक्स की लिस्ट मिलेगी और क्यों वहां पे हमें ध्यान देना चाहिए, उसके रीजंस भी मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं। सो आप देख सकते हैं ये स्टॉक की लिस्ट। एंड यहाँ पे मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर और ईटीएफ, सबसे मेन बात है, मैंने ईटीएफ भी इसमें लिस्ट किए हुए हैं। ईटीएफ लिस्ट करने का मेन मोटो ये था कि ये बाकी के स्टॉक बहुत महंगे हैं। ओके, आपको ट्रेड करना है या फिर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप ईटीएफ जो कि अराउंड 100 से 200 के बीच में या फिर इससे भी कम रेट में आपको मिलते हैं, आप इसमें ट्रेड भी कर सकते हैं एंड इसमें आप अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। सो ये आपके लिए बहुत एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी कि बजट का फायदा उठाने के लिए आप लाइक सस्ते में कोई स्टॉक उठा सकते हैं, जो एक बास्केट ऑफ स्टॉक मिलती है आपको ईटीएफ में। सो ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है, जो एक इंडेक्स को टारगेट करता है और उसको टारगेट करके उसमें जितने भी स्टॉक्स होते हैं उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट करके आपके पास में एक सिंगल स्टॉक के फॉर्म में रहता है। सो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है इस बजट को कंसीडर करते हुए इन्वेस्ट करने का, कंसीडरिंग मार्केट बहुत ज्यादा गिर चुका है। अगर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करते हैं, Don't forget to like and subscribe. सो आप अगर देखते हैं
तो अपने टॉप से बैंक निफ्टी नियर अबाउट 12% डाउन गिर चुका था एंड अभी थोड़ा रिकवरी हुई है, बट आई थिंक कि और एक फॉल आ सकता है। निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी अपने हाई से नियर अबाउट 13%, 13.5% गिर चुका था। सो ये सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए आप अच्छी खासी डीप बाइंग करते हैं, डीप में बाय करके आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। सो मैंने कुछ और हाँ, रेलवे स्टॉक्स के ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा फोकस है, तो यहाँ पे भी अच्छा खासा एक बड़ा मोमेंटम होने की लाइक चांसेस है। ओके, सो आप ये स्टॉक जरूर देखिए। एंड एंडिंग में मैंने और 2 ETFs के नाम लिखे हुए हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, एंड एक डाइवर्सिफाइड ETF है जो निफ्टी नेक्स्ट 50 स्टॉक्स को टारगेट करता है। ओके, अब मेन चीज पे चलते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस वीडियो की वो है यूनियन बजट में जो टैक्स स्लैब है, किसको कितना टैक्स बैठेगा। ओके, सो जो सबसे हाईलाइटेड पॉइंट है 12.75 लाख तक के आपको कोई टैक्स नहीं बैठने वाला, जीरो टैक्स। ओके, बट जीरो टैक्स क्या होता है? जीरो टैक्स मतलब क्या हो गया कि आपको पहले टैक्स पे करना पड़ेगा, देन यू कैन रिबेट इट, आप वापस ले सकते हो, बट आपको टैक्स देना पड़ेगा। इनिशियली आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप आईटीआर नहीं फाइल करते ना, आपका आईटीआर टैक्स कट रहा है आपकी कंपनी में से, सो और अगर आप आईटीआर फाइल करना भूल जाते हैं, आप आईटीआर में अगर इनकम टैक्स रिबेट नहीं लेते तो आपको वो टैक्स वापस नहीं मिलेगा। सो प्लीज आईटीआर फाइल कीजिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये। अब बात करते हैं जो टैक्स स्लैब है। टैक्स स्लैब हर 4 लाख के बेसिस पे डिसाइड हुई है। ओके, 4 लाख के जीरो टैक्स है, तो कोई भी बंदा जिसकी इनकम 4 लाख से नीचे है उसको जीरो टैक्स है। उसके नेक्स्ट 4 लाख पे आपको 5% टैक्स होगा। सो मे बी आप 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख कमाते तो आपको 5% टैक्स देना पड़ेगा। ओके, उसके बाद में बट हाँ, लाइक ये स्लैब है, देना पड़ेगा, बट आपको नहीं। 12 लाख तक के किसी को टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ओके, सो ये 10%, 15%, ये 4 लाख के इंक्रीमेंट पे बढ़ते जा रहा है टैक्स स्लैब। ओके, अब बात करते हैं एग्जांपल वाइज, समझते हैं कि किसको कितना टैक्स लगेगा। तो हमने जैसे देखा कि 12 लाख तक के हमें कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, सो नो टैक्स पेबल ऑन दिस इनकम। अब बात करते हैं एग्जांपल के लिए 15 लाख की, तो जिसकी सैलरी 15 लाख है उसको कितना टैक्स बैठेगा। सो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। सो सॉरी या सो यहाँ पे आपकी सैलरी है 15 लाख, उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन हम कट करेंगे तो आपके पास बचता है 14,25,000। ओके, अब उसमें 4 लाख तक के नो टैक्स है। उसके बाद में 4 लाख से 8 लाख के रेंज में आपको 5% देना होगा जो कि 20,000 है। उसके नेक्स्ट 4 लाख पे आपको 10% है, वो होता है 40,000। एंड जो एंडिंग का अमाउंट बचता है, ओके, सो 14,25,000। ओके, ये वाला, सो 12 से 14,25,000 तक आपका टोटल अमाउंट होता है 2.25 लाख। तो उसके ऊपर 15% लगेगा, जो कि होता है 33,000। सो इन सारों का टोटल करने के बाद में हमारे पास में एक अमाउंट आता है, वो है 93,000। सो ये आपके ऊपर टैक्स बैठेगा अगर आपकी सैलरी 15 लाख है। ओके, दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं जो कि है 25 लाख का। सो यहाँ पे भी सेम चीज, पहले 4 लाख पे कुछ नहीं लगेगा, उसके बाद में आपको 20,000, उसके बाद में 40,000, उसके बाद वाले 4 लाख पे आपको 60,000, उसके बाद में 80,000 एंड एट द एंड 1 लाख। ओके, एंड जो 0.25 लाख बचता है उस पे 30% का लगेगा। ओके, सो उस पे लगेगा आपको 7,500 का। इन टोटल आपको 3 लाख का टैक्स भरना होगा ऑन द सैलरी ऑफ 25 लाख। सो यही है टैक्स स्लैब के बेसिस पर टैक्स किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। ओके, अब मेन चीज पे चलते हैं जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग फैक्टर चल रहा है अभी फिलहाल लोगों के दिमाग में कि अरे भाई मेरी सैलरी तो 12.75 के थोड़ा सा ही ज्यादा है, 12.9 है एग्जांपल के लिए, तो हमको कितना बैठेगा। सो उस पे बात करता है। ओके, सो हमने वो भी कवर किया। सो ये रहा वो एग्जांपल। ओके, सो 12,90,000 आपका सैलरी है, 75,000 आपके पास में स्टैंडर्ड डिडक्शन है, तो आपके पास में टोटल अमाउंट कितना बच गया, 12.15 लाख। ओके, उसके बाद में पहले टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको जीरो टैक्स, उसके बाद में जो नेक्स्ट 4 लगाएंगे उस पे 20,000, उसके बाद में 40,000 एंड जो एंडिंग में अमाउंट बचता है जो कि है 15,000। ओके, 12.15 लाख माइनस 12 लाख तो बचता है 15,000। सो मोटा मोटी आपको 15% का टैक्स स्लैब वाला जो ये है वो बैठेगा 15,000 पे, सो जो होता है 2,250 रुपीज। सो इन टोटल जो पहले वाले टैक्स स्लैब से लेके एंडिंग तक आपको जो टोटल बनेगा वो होता है 62,000। तो ये आपको पे करना होगा, भले आपकी सैलरी 12,75,000 से 5 रुपए ज्यादा हो तो आपको उस पर टैक्स देना होगा। ओके, और वो टैक्स इसी हिसाब से कैलकुलेट होगा। ओके, आप उसको कम ज्यादा नहीं कर सकते, आपको देना पड़ेगा उस पे टैक्स। ओके, और एक एग्जांपल 13 लाख पे भी सेम काइंड ऑफ होगा, बस एंडिंग में ये वाला थोड़ा चेंज हो जाएगा, आप देख सकते हैं। सो एंडिंग में वहां पे 25,000 है, उस पे 15% लगेगा, तो जो होता है 3,750 रुपीज। सो मोटा मोटी आप पे टैक्स बैठेगा 63,750। ओके, सो यही कंफ्यूजन है लोगों में कि क्या हमारा थोड़ा सा ज्यादा है उससे तो क्या हमें टैक्स बैठेगा। तो आपको टैक्स ओवरऑल टैक्स स्लैब्स को कैलकुलेट करते हुए बैठेगा, ना कि सिर्फ जो अमाउंट एक्स्ट्रा बच रहा है, जो कि समझ लो आपका 13 लाख हो रहा है तो 12.75 से कितना ज्यादा हो रहा है, सिर्फ 25,000। सो 25,000 पे टैक्स बैठेगा नहीं, आपको इन टैक्स स्लैब के बिहाफ पे टैक्स बैठेगा। सो आपको ये चीज कंसिडर करनी चाहिए एंड उस हिसाब से अपनी सैलरी को रिव्यू करना चाहिए। ओके, सो दैट्स ऑल, यही सब था इस वीडियो में। आई होप आप सबके डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे एंड आपको ये अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। एंड मिलते हैं हम एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।